आपने डिजिटल मार्केटिंग की जॉब के लिए अप्लाई किया था और आपको एक मेल आ गया, आपको वो अपॉर्चुनिटी मिल गई कि जब आपको ये बुलाया जा रहा है कि आप डिजिटल मार्केटिंग की जॉब के इंटरव्यू के लिए आ सकते हैं। पर अब मन में एक नई चिंता शुरू हो गई है कि मैं तैयारी क्या करूं, इंटरव्यू में पूछेंगे क्या, कौन सा क्वेश्चन सही होगा, कौन सा गलत होगा, क्या मेरा सिलेक्शन होगा या मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, मुझे ये जॉब चाहिए है, कैसे मिल पाएगी मुझे ये जॉब, हे भगवान कुछ तो मदद करो, कैसे मैं अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाऊं, कैसे मैं उनके सामने बाकी भीड़ से एक अलग हटके एक अच्छा इंटरव्यू दे के आ पाऊँ। तो दोस्तों स्वागत है आपका 10 सीक्रेट्स टू डिजिटल मार्केटिंग जॉब इंटरव्यू, जिसमें मैं आपको बताऊंगा वो बेहतरीन चीज़ें जिनसे आप अपने इंटरव्यू की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं और एक ज़बरदस्त इंटरव्यू देके आ सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग जॉब के लिए। हेलो दोस्तों, आई एम अभिषेक सिंह ठाकुर, एम्पावरिंग इंडियंस इन डिजिटल मार्केटिंग। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। वेलकम टू 10 सीक्रेट टिप्स फॉर डिजिटल मार्केटिंग इंटरव्यू। दोस्तों एक सर्वे के मुताबिक इंडिया में डिजिटल इंडस्ट्री का जो इकोनॉमी है वो 2022 तक $1 ट्रिलियन तक पहुंचने वाला है, जिसे हम कह सकते हैं कि इस इंडस्ट्री में बहुत पोटेंशियल है, बहुत स्कोप आने वाला है और बहुत सारे लोग इसमें आने वाले हैं और बहुत सारा मार्केट है। इसी के साथ साथ दोस्तों मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि बहुत सारे लोग अलग अलग प्रकार के डिजिटल मार्केटिंग जॉब के इंटरव्यू के लिए तैयारी करते हैं, बहुत सारे कोर्सेज कर रहे हैं, पर उनके मन में यही दिक्कत आती है कि मैं अब जब इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, मैं फ्रेशर हूँ, मैंने कोई ज़्यादा काम नहीं किया है, मैंने पहले कोई जॉब नहीं करी है, मैं कैसे अपना एक इंटरव्यू निकालूंगा, कैसे मैं अपनी जॉब पाऊंगा, कैसे मैं बाकी लोगों से अलग हट के दिख पाऊंगा। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको वो 10 सीक्रेट टिप्स बताने वाला हूँ जिससे आप अपना एक बहुत अच्छा इंटरव्यू दे सकते हैं और आप अपनी जॉब लगने की जो प्रोबेबिलिटी है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। टिप नंबर 1, दोस्तों जिस भी कंपनी में आप जा रहे हैं उस कंपनी के बारे में आप बहुत अच्छे से रिसर्च कर लें। वो लोग क्या करते हैं, उनका प्रोडक्ट क्या है, वो लोग किस तरीके से बेचते हैं, उनकी वेबसाइट कैसी है, उनका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कैसा है, उनकी वेबसाइट पे कितना ट्रैफिक आ रहा है, उनके सोशल मीडिया में क्या क्या गतिविधियाँ हो रही हैं, कैसी पोस्ट डाल रहे हैं, वो क्या वो अच्छा काम चल रहा है या अच्छा काम नहीं चल रहा है। आपके मन में ये तैयारी हो जानी चाहिए कि वो जो भी काम कर रहे हैं उनकी वेबसाइट का आप अच्छे से एनालिसिस कर लें, किस कीवर्ड पे उनकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आता है, उनकी वेबसाइट में ब्लॉग्स वगैरह किस तरीके से डले हुए हैं, नेविगेशन कैसा है। मतलब इन शॉर्ट आपको ये पता लगाना है कि उनका जो प्रोडक्ट, जो उनका डिजिटल प्रेजेंस है उसमें पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं और उसमें जो नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं जिनमें इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। टिप नंबर 2, दोस्तों आपको जिस कंपनी में आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं उस कंपनी के अलावा आपको ये एनालाइज करना भी ज़रूरी है कि उनके कॉम्पिटिटर्स क्या हैं, उनके कॉम्पिटिटर्स कौन हैं और उनके कॉम्पिटिटर्स कैसा काम कर रहे हैं, ताकि आप ये स्टडी उनको बता पाएँ कि सर आपकी कंपनी जो नहीं कर रही है बाकी कंपनियां ये कर रही हैं और मेरे हिसाब से आपकी कंपनी को भी ये करना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं सर आपके कॉम्पिटिटर के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कुछ इस तरीके की चीज़ें जली हुई हैं जिसका फ़ायदा हम भी उठा सकते हैं। आप हम वाला वर्ड यूज़ कर सकते हैं, आपकी जगह आप हम यूज़ कर सकते हैं, जिसका फ़ायदा हम भी उठा सकते हैं। सर इस तरीके से ट्रैफिक बढ़ सकता है, इस तरीके से सेल्स बढ़ सकती है। या आप वेबसाइट एनालिसिस बता सकते हैं दूसरे कॉम्पिटिटर्स का कि सर देखिए इनकी वेबसाइट पर ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो बाकी कॉम्पिटिटर्स ने यूज़ नहीं कर रखी है पर हम इसका यूज़ करके काफ़ी फ़ायदा उठा सकते हैं। या सर ये देखिए कि ये जो सामने वाला प्रॉब्लम फेस कर रहा है हो सकता है आगे चल के हम भी ऐसी प्रॉब्लम फेस करें, तो हमको इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। इस तरीके से आप कुछ अपने कॉम्पिटिटर, जिस कंपनी में आप जा रहे हैं उनके कॉम्पिटिटर्स की स्टडी करके भी आप उनको कुछ रिकमेंडेशन, कुछ सजेशन बता सकते हैं, जिससे ये साबित होगा कि आपने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लिया। दोस्तों अगर आप उनकी कंपनी में इंटरेस्ट लेंगे तो वो आप में इंटरेस्ट लेंगे, तभी उनको ये पता चल पाएगा कि आप उनके लिए कुछ कर सकते हैं। टिप नंबर 3, दोस्तों आप अपनी तरफ से कुछ सॉलिड फ्री सजेशंस उनको दे सकते हैं। जैसे कि आप कुछ 5 ब्लॉग्स बता सकते हैं कि सर ये मैंने स्टडी किया, इन कीवर्ड्स के हिसाब से आपको ये इन 5 ब्लॉग्स पे काम करना चाहिए। अगर हम इन 5 ब्लॉग्स पे काम करेंगे, इन 5 टॉपिक्स पे काम करेंगे तो हमारा ट्रैफिक बढ़ सकता है। या अगर आप उनको ऐसा सजेशन दे सकते हैं कि सर ये जो कुछ 5 टॉपिक्स हैं यूट्यूब के, इन पे हमको ज़रूर वीडियो बनाना चाहिए जो कि अभी तक हमारी वेबसाइट पे नहीं है, हमारे चैनल पे नहीं है, लेकिन दूसरे लोग या दूसरे लोगों के यहाँ कुछ है, लेकिन मेरे हिसाब से इससे हमको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है और हमारी वेबसाइट पर ट्रैफिक बढ़ सकता है या सेल्स बढ़ सकती है। या आप उनको कोई और ऐसा टूल्स बता सकते हैं कि सर इस पर्टिकुलर टूल का अगर हम यूज़ करेंगे तो इससे हमको काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है, हमारी एफिशिएंसी बढ़ सकती है। तो दोस्तों आपको फ्री में कुछ ऐसे रिकमेंडेशन या सजेशन जो कि बहुत वैल्यूबल हैं उनको पहले ही दे के आ जाना चाहिए। जॉब लगने के पहले ही आप उनको कुछ ऐसा फ़ायदा करवा दें जिससे उनको लगे कि यार ये व्यक्ति तो जब फुल टाइम आ जाएगा तो और कितना अच्छा रहेगा और कितना वैल्यूबल रहेगा और कितना हमारा फ़ायदा कराएगा। टिप नंबर 4, दोस्तों डोंट यूज़ फजी वर्ड्स, ट्रेंडिंग वर्ड्स, फैंसी वर्ड्स। दोस्तों जब आप डिजिटल मार्केटिंग पढ़ते हैं, न्यूज़ पढ़ते हैं, बहुत सारे वीडियोस देखते हैं तो आपको बहुत सारे फैंसी वर्ड्स मिलेंगे, ये करना वो करना ऐसा वैसा।
तो दोस्तों आप ऐसे इंटरव्यू में ऐसे जाके होशियारी नहीं मारना है अपने को, ठीक है, कि सर आप मुझे ज्वाइन कर लेंगे तो मैं आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है इतना गुना बढ़ा दूंगा, मैं सोशल मीडिया में ट्रैफिक इतना बढ़ा दूंगा, सब्सक्राइबर्स इतने बढ़ा दूंगा। ऐसा कुछ बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी है, बहुत बड़ी होशियारी नहीं मारनी है। अगर आप फ्रेशर हैं तो सामने वाला भी आपसे उतनी ही उम्मीद करता है जितनी एक फ्रेशर से उम्मीद करनी चाहिए। वो आपसे ऐसी उम्मीद नहीं करता जितनी वो एक 5 साल एक्सपीरियंस या 10 साल एक्सपीरियंस वाले से करता है। आपको जितनी उम्मीदें हैं आपसे, बस आपको उतनी उम्मीदों के हिसाब से अच्छा इंटरव्यू देना है, ताकि वो ये एक्सपेक्ट कर सकते कि ये हमारे यहाँ ज्वाइन करके ग्रो करेगा, खुद को भी और हमारी कंपनी को भी। अगर आप अपने एक्सपीरियंस, अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से कुछ ज़्यादा ही होशियारी मारने की कोशिश करेंगे तो दोस्तों ये बात समझ में आ जाती है। और दूसरी बात ये कि ऐसी कोशिश बाकी लोग भी करेंगे तो आप फिर वापस वो लो कैटेगरी भीड़ में शामिल हो जाएंगे, जिसको आसानी से रिजेक्ट किया जा सकता है। टिप नंबर 5, दोस्तों आपका खुद का कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब मैं तो फ्रेशर हूँ, मेरा खुद का कहाँ से एक्सपीरियंस होगा? यही तो प्रॉब्लम थी, जब तो मैं आपका वीडियो देख रहा हूँ और आप ही बोल रहे हो कि खुद का कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए। दोस्तों हाँ, बिना जॉब ज्वाइन करे भी आपका खुद का कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए। वो कैसे हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सोशल मीडिया में अप्लाई कर रहे हैं, सबसे पहले तो आपको ये फिक्स करना पड़ेगा कि मैं किसी चीज़ में स्पेशलाइज हूँ। आप एक जनरल डिजिटल मार्केटर बनने की कोशिश बिल्कुल ना करें, और इस तरीके से अगर आप इंटरव्यू ना दें, अगर देंगे तो आपको दिक्कत होगी। आप स्पेशलाइज बोले कि सर मेरा पैशन जो है सोशल मीडिया में है, मेरा पैशन जो है एसईओ में है, मेरा पैशन जो है पेड एडवर्टाइजिंग में है, ऐसा आप पहले फिक्स कर लें। अब अगर आपका पैशन जो है वो सोशल मीडिया में है, तो दोस्तों आपका कोई सोशल मीडिया पेज होना चाहिए, जो सोशल मीडिया पेज आपने मैनेज किया हो, जिसको ग्रो किया हो आपने, 1000 सब्सक्राइबर, 2000 सब्सक्राइबर, 500 फॉलोअर्स जितना तो आपने उस पर काम किया हो, तभी तो आपको भी आइडिया लगेगा कि भाई कैसे होता है इससे आपको क्या एक्सपीरियंस आएगा। 4 बातें आपके पास बोलने को होंगे कि सर इसमें ये कर सकते हैं, इसमें ये नहीं करना चाहिए, इस तरीके से एंगेजमेंट बढ़ता है, इस तरीके से फॉलोअर्स बढ़ते हैं, इस तरीके से लाइक बढ़ते हैं। ये आपको कब पता चलेगा? जब आप कुछ करोगे तब ना। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपके पास कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए जो खुद का, भले ही आपने किसी का क्लाइंट का काम नहीं किया, आपने कोई जॉब नहीं करी, खुद के लिए तो करो, सीखने के लिए तो करो। या इसी तरीके से आप कोई ब्लॉग लिख सकते हैं। अगर आपका कोई वेबसाइट, भले ही 5-10 ब्लॉग हो, भले ही वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड नहीं कर रहा हो, लेकिन अगर आपने थोड़ा बहुत भी काम किया ना, तो आप बोल पाओगे सर कि ब्लॉग की मेरी वेबसाइट है, मैंने डोमेन ऐसे लिया है, मैंने वो सर्वर पे रखा हुआ है, ठीक है, मैं ऐसे ब्लॉग्स लिखता हूँ, ये कीवर्ड्स का यूज़ किया है मैंने, इस तरीके से मैंने एनालिसिस किया है, ये वाले टूल्स मैं यूज़ करता हूँ। इस तरीके से जब आप बताएंगे तो आप बहुत ही सॉलिड और इस्टेब्लिश कर पाएंगे अपनी बातों को, अपने आप को उनकी नज़रों में, और आपकी प्रोबेबिलिटी जो है सिलेक्ट होने की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। 6th पॉइंट, दोस्तों आपकी क्वालिफिकेशन, आपके सर्टिफिकेशन के बल पे आप ये मत सोचें कि आपकी जॉब आपको मिल जाएगी। दोस्तों डिजिटल मार्केटिंग में सर्टिफिकेशन की कोई वैल्यू नहीं है। मैं आपको यहाँ पे ये भी कहना चाहूँगा कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट जो हैं वो बोलेंगे कि भाई इतने सर्टिफिकेट हम देते हैं, ये आपको मिलेगा, वो आपको मिलेगा। दोस्तों इन सब की चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग विच इज़ ऑलरेडी ऑन डिजिटल वर्ल्ड, ठीक है दोस्तों। तो अगर आप ऐसा उनको बताएंगे कि मुझे ये पता है, मैं ये जानता हूँ, तो दोस्तों ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है डिजिटल में गूगल पे सब ऑलरेडी मिलती है। सामने वाला आपसे क्या चाहता है, आप क्या कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो वो इम्पॉर्टेंट है, देन आप क्या जानते हो या आपको क्या पता है, ठीक है। आपकी क्या क्वालिफिकेशन है दैट डजेंट मैटर, आपने क्या किया है और आप क्या कर सकते हो दैट मैटर्स। दोस्तों वो आपको अपने फ़ायदे के लिए रख रहा है। जैसे आप उसके पास जा रहे हो ना कि मुझे जॉब मिल जाए, मुझे सैलरी मिलेगी, मेरा ग्रो होएगा करियर, मुझे ये मिलना चाहिए, ठीक है। वैसे ही उसको भी कुछ मिलना चाहिए। जो आपको जॉब दे रहा है वो भी आपसे उम्मीद करेगा कि आप उसके लिए काम करोगे, आप उसके लिए ज़्यादा बिजनेस लाओगे, उसकी वैल्यू बढ़ाओगे, उसका रेवेन्यू बढ़ाओगे, ठीक है, उसकी टीम में एक अच्छे टीम मेंबर बन के रहोगे, तो वो भी कुछ एक्सपेक्टेशंस करता है। इसलिए आपके सर्टिफिकेशन मैटर नहीं करते हैं, आपको क्या आता है, आप क्या कर सकते हो, आप क्या रिजल्ट ला सकते हो, वो मैटर करता है। तो दोस्तों उस पर आपको अगर घमंड करना है तो करें, लेकिन इस बात पे घमंड कभी ना करें कि मेरे पास इतने सर्टिफिकेट्स हैं या मैंने यहाँ से पढ़ा है या मैंने ये किया है, दैट डजेंट मैटर, ठीक है। तो सर्टिफिकेट डजेंट वैल्यू, व्हाट वैल्यू मोर इज़ व्हाट यू कैन डू। टिप नंबर 7, दोस्तों मेंशन टूल्स विच यू हैव वर्कड ऑन। आपने जिन टूल्स पे काम किया है उन टूल्स को आप अपने रिज्यूमे में मेंशन करें, और वो टूल्स के बारे में आपको आना भी चाहिए। दोस्तों डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री में टूल्स का बहुत इंपॉर्टेंस है। बिना टूल्स के आप बहुत अच्छा काम नहीं कर सकते, डेफिनेटली फॉर श्योर, ओके। तो आपको टूल्स जितना जिसको ज़्यादा अच्छे से टूल आता है, जितना जिसका नॉलेज ज़्यादा है टूल पे, वो उतना ज़्यादा कम समय में उतना ज़्यादा वैल्यूबल और अच्छा काम कर सकता है। तो दोस्तों मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आपको बहुत सारे टूल्स के वहाँ पे नाम लिख देने हैं, फिर अगेन वही बात आती है, होशियारी नहीं मारनी है।
अगर आपने एक टूल यूज़ किया है, 2 टूल यूज़ किए हैं, 3 टूल यूज़ किए हैं, जितने भी आपने टूल यूज़ किए हैं जिनमें आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, वो बताइए कि भाई मेरे को ये टूल पे मेरे को बहुत अच्छे से काम करते आता है। दूसरी चीज़ आपको ये बताना है कि ऐसा नहीं कि आपने फॉर एग्जांपल बोल दिया कि भाई मुझे गूगल एनालिटिक्स पे मैंने काम किया, मुझे गूगल एनालिटिक्स आता है। दोस्तों गूगल एनालिटिक्स की सबको ज़रूरत पड़ती है, सबको कुछ आता है। अगर आप उसमें कोई ऐसा पॉइंट बता सकते हैं कि सर इसमें ये वाली जो रिपोर्ट है, ये वाली रिपोर्ट ज़्यादातर लोग यूज़ नहीं करते हैं, ये वाली रिपोर्ट अगर आप लोग यूज़ करेंगे तो इससे आपको ये फ़ायदा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल कोहर्ट एनालिसिस हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल एक्टिव यूज़र की रिपोर्ट हो सकती है जो एनालिटिक्स में ज़्यादा लोग यूज़ नहीं करते, पर अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको ऐसी रिपोर्ट मिलेगी जिसका आप ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों वो टूल में भी ऐसा कौन सा फीचर है जिसमें आप एक्सपर्ट हो, जिसको ज़्यादा लोग यूज़ नहीं करते, अगर आप वो चीज़ हाईलाइट करेंगे तो इससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है सामने वाले पे जो आपका इंटरव्यू ले रहा है। टिप नंबर 8, रिमेंबर बेसिक टर्मिनोलॉजीज़। दोस्तों आपने अभी अभी डिजिटल मार्केटिंग सीखा है और अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो सामने वाला आपसे कुछ ऐसे क्वेश्चन कर सकता है जो टर्मिनोलॉजीज आपसे पूछेगा कि भाई बताओ CTR क्या होता है, CPC क्या होता है, इंप्रेशन क्या होता है, रीच क्या होता है। दोस्तों आप बहुत सारा पढ़ के चले जाएं, लेकिन अगर आप ये बेसिक क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाएंगे तो बहुत ही नेगेटिव इंप्रेशन पड़ता है कि इसको तो यही नहीं पता। तो दोस्तों जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज होती हैं वो आपको एकदम बाय हार्ट याद होनी चाहिए। बेसिक तो आपको बहुत अच्छे से, मतलब एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है, इसका हम कंक्लूजन क्या निकालते हैं, CTR का कंक्लूजन हम क्या निकालते हैं, CPC हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं, ऑक्सन इनसाइट क्या होता है, ठीक है, रीच क्या होती है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं, किस ऑब्जेक्टिव का क्या रोल होता है, क्या मतलब होता है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ये अगर वो चीज़ पूछे और अगर आप इन चीज़ों का जवाब ना दे पाएँ तो फिर आपकी सारी होशियारी, सारी जो बड़ी बड़ी आपने बातें करी सब एक तरफ रह जाती हैं दोस्तों। तो इसलिए बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए और इन्हें तो आप याद करके ही जाए। अब बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ जो हैं वो तो बहुत सारी होती हैं, तो अब आप बोलेंगे सर इतनी सारी कैसे याद रहेंगी। नहीं नहीं नहीं, आप उनको पहले ही क्लियर कर दीजिए, सर मैं सोशल मीडिया में इंटरेस्टेड हूँ, या मैं SEO में हूँ, या तो मैं पेड एडवर्टाइजिंग में हूँ, या मैं ईमेल मार्केटिंग, जिसमें भी आप हैं उस पर्टिकुलर फील्ड की सोशल बेसिक टर्मिनोलॉजी जो है आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। उतना तो हम कर ही सकते हैं ना, उतना भी नहीं करते हैं तो फिर हम आपको ले भी क्यों, कोई और को ना ले लें। टिप नंबर 9, रिमेंबर द प्रोसेस प्रॉपरली। दोस्तों जैसे कि हमने अभी स्पेशलाइजेशन की बात करी, अगर आप बोलते हैं कि सर मैं पेड एडवर्टाइजिंग में इंटरेस्टेड हूँ और मैं पेड एडवर्टाइजिंग में पैशनेट हूँ, तो दोस्तों वो आपसे ये तो बहुत अच्छे से जानना चाहेगा कि भाई अच्छा बताओ तुमको ये डिस्प्ले ऐड बनाना है या यूट्यूब ऐड बनाना है या वीडियो ऐड बनाना है या आपको सर्च ऐड बनाना है, पूरी प्रोसेस क्या है और उसके अंदर पे पूरी प्रोसेस में जो आने वाले एक एक स्टेप है वो आपको तो अच्छे से याद होनी चाहिए, वो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए दोस्तों। तभी तो वो सोचेगा कि मैं इसको जैसे ही रखूँगा ये रखते ही एटलीस्ट वो काम तो करने लग जाएगा। अगर आपको पूरी प्रोसेस बहुत अच्छे से याद नहीं है तो ये सबसे पहला डाउट ये आता है कि अगर मैं इसको रखूँगा तो फिर से मुझे कुछ ना कुछ सिखाना पड़ेगा, तो मैं इसकी जगह उस आदमी को रखूँ जिसको एटलीस्ट कोई काम करने की प्रॉपर प्रोसेस तो आती हो। जैसे अगर सोशल मीडिया की बात करें तो सोशल मीडिया कैलेंडर और उसकी पोस्टिंग, उसका कैप्शन, उसके टैग्स वगैरह आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। जो पूरी एक प्रोसेस है सोशल मीडिया मैनेज करने की वो तो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। ऐसी पेड एडवर्टाइजिंग में अगर आप सोशल फेसबुक एड्स चला रहे हैं, इंस्टा एड चला रहे हैं या गूगल एड्स चला रहे हैं तो आपको उसकी प्रोसेस पूरी पता होनी चाहिए, कहाँ पे क्या क्या स्टेप्स की ज़रूरत पड़ती है, कहाँ पे कौन से टूल की ज़रूरत पड़ती है और किस काम को कैसे कर सकते हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। वो हो सकता है वो ये ऐसा सोचे कि भाई मैं इसको शार्प कर सकता हूँ रखने के बाद, लेकिन बेसिक चीज़ें भी अगर मुझे सिखानी पड़े इसको जॉब में रखने के बाद तो क्यों मैं रखूँ, मैं अपना टाइम क्यों, एनर्जी और क्यों वेस्ट करूँ, इससे अच्छा मैं उस आदमी को रख दूँ जिसको करते तो आता हो, उसको मैं फाइन ट्यून कर सकता हूँ बाद में। इसलिए दोस्तों आपको प्रोसेस पे ध्यान देना चाहिए और प्रोसेस आपको अच्छे से आनी चाहिए। एक प्रोसेस, एक फील्ड की एक प्रोसेस तो आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। टिप नंबर 10 दोस्तों, ये बहुत ही ज़बरदस्त टिप है। टिप नंबर 10, क्रिएट योर पर्सनल स्टोरी स्टेटमेंट। दोस्तों आपके पास एक कहानी होनी चाहिए, एक स्टोरी होनी चाहिए सामने वाले को बताने की। वो कहानी, वो स्टोरी ऐसी होनी चाहिए जिसमें कम से कम 20 to 30% आपकी पर्सनल लाइफ बैकग्राउंड हो और 70 to 80% जो आपका प्रोफेशन, आपकी फील्ड के बारे में बात हो रही है कि सर मेरे पापा ये करते हैं, मेरी मम्मी ये करती है, पर मेरे को बचपन से ही इन चीज़ों में शौक था। उसके बाद जब मैंने ये देखा तो मैं बहुत ज़्यादा पैशनेट हो गया, फिर मैंने ये किया, ब्लॉग्स लिखे, फिर मेरा एक अपना सोशल मीडिया का पेज भी मैंने मैनेज किया। सर मैं बहुत ही ज़्यादा पैशनेट हूँ, मैं चाहता हूँ कि इसको कैसे बिज़नेस बनाया जाए और इस बिज़नेस को कैसे मैं कन्वर्ट करके लोगों की हेल्प कर सकता हूँ। उस कंपनी से रिलेवेंट आपको बातें करनी है कि कैसे ई-कॉमर्स बिज़नेस को ऊपर ले जा सकता है। इसमें सर मेरे को बहुत कीन इंटरेस्ट है, मैंने बहुत सारी चीज़ें भी पढ़ता रहता हूँ मैं,
उन लोगों को मैं फॉलो करता हूँ। अब आप बोलेंगे कि इतनी बड़ी स्टोरी कहाँ से बनेगी, तो आप प्रिपेयर करके जाओ ना। आपको थोड़ी ना मैं बोल रहा हूँ कि इंटरव्यू में ही जाके आपको ऐसा बोलना है। आप पहले ही एक स्ट्रैटेजी तैयार रखो कि मेरी एक छोटी सी स्टोरी है, 3 से 4 लाइन की आप एक छोटी सी स्टोरी रहेगी जो कि थोड़ी इमोशनल होनी चाहिए, जो कि आपका मोटिवेशन, आप क्यों मोटिवेट हैं उस काम को करने के लिए, वो ऐसा स्टोरी से पता चलना चाहिए। आपके ड्रीम्स कैसे आप कनेक्ट करते हैं डिजिटल मार्केटिंग से, वो उससे पता चलना चाहिए। दोस्तों ये जो स्टोरी वाला पॉइंट है ना, ये बहुत ही यूनिक पॉइंट है, क्योंकि बहुत सारे लोग आएंगे जो जब सवाल जवाब करते रहेंगे उनका वो स्टोरी नहीं होगी उनके पास। दोस्तों स्टोरी यानी इमोशंस, इमोशंस यानी एनर्जी विथ मोशंस। अगर एनर्जी है आपके पास और उसके पीछे मोशन भी है, तो सामने वाले को लगेगा कि ये बंदे में अगर जज्बा है, ये बंदे में अगर पैशन है, तो मैं इसको रखूँगा तो ये बहुत ज़बरदस्त काम करेगा, बाकी लोगों से ज़्यादा अच्छा काम करेगा, तो मुझे इस आदमी को रखना चाहिए, और अगर मैं इसको ट्रेन करूँगा तो ये मेरे लिए और ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है। इस तरीके से दोस्तों टेलिंग योर स्टोरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आई होप दोस्तों इसमें आपको काफ़ी वैल्यूबल चीज़ें मिली होंगी दोस्तों। इसके अलावा अगर आपके मन में और कोई शंका है, कोई क्वेश्चन है इंटरव्यू से रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगा कि उसका आपको सही और अच्छा जवाब दे पाऊँ, आपकी मदद कर पाऊँ। फिर से मुलाकात होगी दोस्तों एक नए वीडियो के साथ।